चलो बेटा 5A क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इसमें एक पॉइंट किया था, एक पॉइंट अभी रह गया है। होमवर्क दिया था, किया तुम लोगों ने? कैश कॉस्ट वाला कितना आया था वर्किंग कैपिटल? ठीक है। और ये निकाला मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस? नहीं निकाला। चलो तो मैं करा देता हूँ फटाफट। आइए देखिए, 5A किया था हम लोगों ने, 5B, 5B। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 का पार्ट बी। क्वेश्चन 5 1 का पार्ट बी। अब हम लोगों ने ग्रॉस से निकाला था बेटा, इसमें लिखा है कैश कॉस्ट से निकालो। तो लिखिए सब लोग, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कैश कॉस्ट बेसिस। कुछ कैलकुलेट करना था या सारी चीज पिछले क्लास में निकल गई थी? हो गया था? तो मुझे बताते जाओ फटाफट, मैं लिख देता हूँ। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। चलो बताओ करंट एसेट में क्या क्या है बेटा? पहला कितना था? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 664615। फिर बेटा WIP का स्टॉक कितना है? 5 लाख। अगला बताओ, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बेटा? 13,60,000। डेटर कितने? डेटर निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो नीचे डेटर, डेटर निकाल लेते हैं। अब सब लोग बताओ, वर्किंग नोट नंबर 1 में सब बच्चे बताओ डेटर किस पे आता है? प्रॉफिट इंक्लूड करके या बिना प्रॉफिट के? तो डेटर्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो अब आओ देख लो, पिछली क्लास में सब कैलकुलेट किया था। 96 कि, ये देखो बेटा 96,000 यूनिट हम लोगों ने बेचा था, तो ये तो 96 लिया जाएगा। और उसके साथ साथ हाँ 70, 170। हाँ COGS है 170, तो मल्टीप्लाई कर लो। अब हम बोलेंगे डेटर, अगर हमने 96,000 यूनिट्स बेचा 170, जो कि COGS है, और इतना किया हमने 52 वीक में। तो क्वेश्चन में लिखा था 8 वीक के हमारे पास डेटर्स हैं। बोलो कितना? 2510769, ये आ गया डेटर। 2510769 डेटर आ गया। चलो डेटर लिख दो यहाँ पे, 2510769, 2510769। और क्या है बेटा? कैश एंड बैंक कितना? बस टोटल कर दो, कितना आया था? 50,60,383 टोटल ऑफ करंट एसेट A पॉइंट
लाइबिलिटीज में क्या क्या था? क्रेडिटर रहा ही होगा रॉ मटेरियल का। वेजेस आउटस्टैंडिंग, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, हर क्वेश्चन में यही रहता है। टोटल करंट लाइबिलिटी, बी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी ए माइनस बी। चलो क्रेडिटर कितने का था बेटा? 715740। वेजेस बताओ? 91731। ओवरहेड नहीं है, चलो टोटल बताओ? 807471। और ए माइनस बी कर दो। 425291913। फटाफट इतना लिखो, फिर मैं वो टंडन कमेटी वाला करा दूं पॉइंट। हो गया? चलो अब इनका जो लास्ट क्वेश्चन है वो चीज देखो आप बेटा। सब बच्चे देखो अब क्या लिखा है लास्ट में, सेकंड पॉइंट में। द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एज पर टंडन कमेटी। अब याद करो, पिछली क्लासेस में किसी क्लास में आपको पढ़ाया था टंडन कमेटी, तो ये देखो इन्होंने क्या बताया था। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके उसका 75% निकालो, इतना लोन देना चाहिए। ये पहला मेथड था। दूसरा, करंट एसेट का 75% निकाल के फिर करंट लायबिलिटी माइनस करो। तो उसकी दो का ही पूछा है उसने, मेथड 1 और 2 का, और निकाल देते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। एज पर टंडन कमेटी using total cost approach, using total cost approach, मेथड 1 से अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 75% ऑफ करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। 75% ऑफ टोटल वाले में करंट एसेट का टोटल आया था 550,341, जो पिछली क्लास में किया था बेटा। क्या लाइबिलिटी? अच्छा ये, अच्छा अब तो ये लिख दिया। ये कितना था? 807471। अब निकाल दो 75% डायरेक्ट। 352199, तो 3 हो गया। तो इनको इतने का लोन मिलना चाहिए मेथड 1 के हिसाब से। मेथड 2 में टंडन कमेटी ने कहा है 75% निकाल दो करंट एसेट का, फिर उसमें से माइनस करो करंट लाइबिलिटी। तो 550341 का जरा 75% निकालिए, उसमें से माइनस करिए 807471, 3320,125। तो ये हो गया, दोनों मेथड से हमने निकाल दिया। कौन सा बेटा?
3461 करंट एसेट वाला ना। फाइव फाइव जीरो थ्री फोर सिक्स वन ये है। क्या हुआ बताओ। थ्री फाइव। तो इस तरीके से टंडन कमेटी वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसमें मेथड 3 क्यों नहीं लगा? क्वेश्चन में नहीं दिया था। एक दूसरी चीज उसमें कोर एसेट्स की जरूरत पड़ती है, कोर करंट एसेट, तो वो नहीं है इसलिए नहीं लगा। ठीक है, आ गया सबका? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा टंडन कमेटी का क्वेश्चन। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा लिखिए। कंसेप्ट नंबर होगा हम लोग का अगला 13। कंसेप्ट नंबर 13 इसका नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वर्सेस रॉ मटेरियल परचेज्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वर्सेस रॉ मटेरियल परचेज्ड। लिखिए। रॉ मटेरियल परचेज्ड is different from raw material consumed. Raw material purchased is different from raw material consumed. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखिए। Since raw material consumed means opening stock प्लस परचेजेस प्लस, ऐसे लिखो, प्लस मटेरियल परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है। अच्छा, अब आगे थर्ड पॉइंट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर थर्ड। अब देखो बेटा, कहीं हम लोग परचेज वर्ड यूज करते हैं और कहीं पे हम लोग कंज्यूम्ड यूज करते हैं, तो ये क्या चक्कर है ये? तो यहाँ लिखना जरा, देयर आर थ्री सिचुएशंस देयर आर थ्री सिचुएशंस। अब कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन आप जब क्वेश्चंस ऑब्जर्व करो तो ये समझ में आता है, रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। सिचुएशंस हैं, पहला, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, तो ऐसे में हमें क्या करना है? और दूसरा है व्हेन द गिवन कंपनी इज न्यू कंपनी, और तीसरा है व्हेन गिवन कंपनी is new company but question asked us to calculate at fixed unit of production तो पहले सिचुएशन में लिखो अज्यूम रॉ मटेरियल परचेज बराबर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे ओपनिंग स्टॉक 0, और यहां पे एज्यूम करेंगे रॉ मटेरियल परचेज्ड बराबर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इसी के नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डन on raw material consumed equals to raw material purchased।
ऑल्सो creditor for raw material calculated at above amount. हो गया? अब देखो बेटा, जो ये डाउट आता है यहाँ से आप अगर क्लियर करोगे तो डाउट नहीं आएगा। समझाऊं? अब बताओ, पहले तुम लोग अपनी नॉलेज से बताओ, रॉ मटेरियल परचेज्ड और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दोनों अलग अलग चीज है या एक ही है? अलग अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हैं तो ये अलग अलग, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज्ड को एक बराबर मान लेते हैं। कब? तीन परिस्थितियों में। जब ओपनिंग स्टॉक न दिया हो। क्या न दिया हो बेटा? ओपनिंग स्टॉक न दिया हो। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। मैं दिखाता हूँ, बस ऐसे देख लो, अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था। तो जब ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा बेटा, तो फिर जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन किया था, पहला वाला, इसमें कहीं भी मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। पहला मतलब 2A, ये क्वेश्चन किया था, इसमें कहीं भी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था। देखो क्या लिखा था, ऑन 1 जनवरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एल लिमिटेड विशेज टू नो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। प्रोडक्शन 60,000 का करेंगे। आगे बढ़ो, यहाँ पे ये रेशियोज वगैरह दिए। अब ये देखो लिखा है, रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर ऑन एवरेज ऑफ 2 मंथ बिफोर द इशू, ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस, ये सब बता रखा है। फिनिश्ड गुड्स, अब ये देखो सारी बातें, इसमें कहीं ओपनिंग क्लोजिंग का तो जिक्र कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। तो ओपनिंग नहीं है, तो जब किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और रॉ मटेरियल परचेज्ड को बराबर मानोगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और रॉ मटेरियल परचेज को क्या करेंगे, बराबर मानेंगे। अब अपनी कॉपी में अगर आप, मैं यही दिखा रहा हूँ, चलो तुम लोग देखते रहो बस। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2A, 2A यही है, हाँ ये है। अब इधर देखो, जब हमने निकाला था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये बताओ कितने पे निकाला था, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 1,80,000 पे। और यहाँ देखो, जब क्रेडिटर निकाला है, क्रेडिटर, तब भी ये कितने पे निकाला है, 1,80,000 पे। जबकि क्रेडिटर किस पे निकलता है, जो परचेज होता है, और स्टॉक किस पे निकलता है, जो कंज्यूम होगा। हमने एक ही पे निकाला, ठीक है। तो सेम ऐसे ही 2C में है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन में है। तो जब ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो आप मानोगे कि जब ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो रॉ मटेरियल परचेज्ड और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दोनों को हम लोग मानेंगे सेम। अभी अभी कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा, 5A, यही वाला है। अब ये देखो 5A ये वाला क्वेश्चन है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है, ये क्या है, तो जब नई कंपनी बनेगी तो ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं, तब भी क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज्ड किसके बराबर होगा, कंज्यूम्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला बेटा, अगला, अगला लिखो है कि अगर कोई नई कंपनी है लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट दे रखा है जरा देखना, ये देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 9A, इसमें भी लिखा है इट इज न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, लिखा है ना। और लेकिन बेटा इसमें ये एक पॉइंट दिया है, इसमें एक पॉइंट दिया है। अब एक काम करते हैं, चलो मुझे यही करवाना ही है तो उसी में करवाते टाइम ही समझा दूंगा। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 9A हम लोग करने जा रहे हैं, सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9A,
क्वेश्चन नंबर 9A। क्या लिखा है, पढ़ो। लास्ट लाइन देखो बेटा, 9A का लास्ट लाइन यहाँ लिखा है, पहला, prepare a statement showing estimate of working capital needed to finance at activity level of 96,000 units। कह रहे हैं अगर 96,000 यूनिट ये बनाएंगे तो इनके कितने की वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ये निकालो। और ये कुछ जानकारी दी है तो ठीक है, निकालना वर्किंग कैपिटल भी है। अब फिर देखो दूसरे में क्या कहा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय ऑल थ्री मेथड। तो दो मेथड करा दिए थे, एक अभी रह गया था ना, वो इस क्वेश्चन में आ गया। और लिखा है कि यहाँ पे कोर एसेट के बारे में बता रखा है, तो अब जाके पूरा सारा कंसेप्ट आ जाएगा। तो अब चलो जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, लिखिए लिखिए, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स चलो अब मेरे साथ साथ बेटा काम करते हुए, तब आइए देखिए जरा, करंट एसेट लिख के छोड़ दो, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी में करते जाएंगे। आइए देखिए, सब लोग देखो क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है बेटा, a newly formed company has applied for commercial bank for first time of financing of working capital। किसी नई कंपनी ने अप्लाई किया पहली बार फाइनेंस करने के लिए वर्किंग कैपिटल। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ करेंट ईयर, ये जानकारी दी है। अगर तुम लोग को याद हो तो शायद पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है उसमें भी ऐसे पर यूनिट डेटा था, पहला दूसरा क्वेश्चन कोई किया था उसमें भी ऐसे डेटा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो प्रॉफिट भी है। अब बताओ जरा, उसमें कैश कॉस्ट में करोगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट हटा दोगे डेटर निकालते टाइम, और अगर अगर जानकारी होगी तो ओवरहेड में से डेटर वो डेप्रिसिएशन हटा देंगे, लेकिन नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं। चलो ये इनका डेटा है। अब चलो एक बार पढ़ लेते हैं। ये कोई सामान बनाते हैं, बनाने में लागत आती है 85 रुपये, बेचते हैं 100 में, 15 रुपये कमा लेते हैं। और 85 का हिसाब किताब ये है, 40 रुपये का मटेरियल, 15 का लेबर, 30 का ओवरहेड, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब यहाँ लिखा है बेटा, रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज ऑफ 4 वीक कंजम्पशन, 4 वीक में जितना लग जाता है उतना ये लोग क्या करते हैं, अपने पास स्टॉक में रखते हैं, ठीक है। और ये देखो इधर सवाल में क्या लिखा था, वर्किंग कैपिटल निकालो ये मानते हुए कि कंपनी कितने यूनिट बना रही है। तो अब आओ शुरू कर देते हैं, मिल गया ना रॉ मटेरियल का स्टॉक। लिखो यहाँ पे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखें। अच्छा, अब सब बच्चे इधर देखो जरा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो, ऐसे भी चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो अगर, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है नहीं। बताओ बेटा, सब बच्चे देखो, एक यूनिट बनाने में 40 रुपये का मटेरियल लगता है, तो इसका मतलब जब हम 96,000 यूनिट बनाएंगे तो इंटू 40 इतने का मटेरियल लगेगा। अच्छा, और ये लगेगा 52 वीक्स में, एक साल में कितने वीक होते हैं 52, और उसने 4 दिया है कि 8 दिया है, 4, 4 वीक का वो रखते हैं स्टॉक में। देखो कितना आएगा, 295385। जब बहुत कैलकुलेशन ना हो तो ऐसे भी काम चला सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। वहीं सामने कर लिया कैलकुलेशन, पहली लाइन पढ़ी, जो समझ में आए वो निकाल दिया।
चलो अगली लाइन पढ़ो। ये देखो बेटा, अब आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, तो चलो लिख लो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब ये देखो बेटा, इसमें एक पॉइंट दिया है, सब बच्चे देखो, कह रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस तीन चीजों से मिलके बनता है। देखो ये क्या लिखा है, कंप्लीशन स्टेज 50% ऑफ ऑल। क्या लिखा है? 50% ऑफ ऑल का मतलब क्या हुआ? 50% मटेरियल का, 50% लेबर का, 50% ओवरहेड का, और कितने दिन का? हाफ ऑफ अ मंथ। हाफ ऑफ अ मंथ लिखा है। अब बेवकूफ बना रहा है, अब चाहता है गलत करो उसमें। देखो बेटा, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, पहला वीक में किया तो अब अगला महीने में, अगला दिन में, ऐसे थोड़े ना एक ही में कर लेते हैं। भाई हाफ ऑफ अ मंथ का मतलब 15 दिन, 15 दिन का मतलब 2 हफ्ता, 2 वीक ले सकते हैं ना मोटा मोटा। कौन सा बैलेंस शीट मैच करानी है इसमें? हमें एक आइडिया देना है ना लगभग कितने की वर्किंग कैपिटल लगेगी, समझ आया? तो पूरा सवाल लगाना तो एक ही में लगाना, या तो मंथ में या तो वीक्स में। और कैसे पता चलेगा किस में करें? जिसमें ज़्यादा डेटा हो। 10 चीज़ें वीक में हैं, 2 मंथ में है, तो आसान होगा 2 को 10 में लेके जाना ना। तो वैसे सवाल लगाना। चलो अब लिखो। अब यहाँ तीन, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखो, फिर यहाँ लिखो। अब इसमें तीन चीज़ें आएंगी, एक मटेरियल, एक लाइन छोड़ के लेबर, एक लाइन छोड़ के ओवरहेड। जब 96,000 यूनिट बनाओगे, जब 96,000 बनाओगे तो 40 रुपए का मटेरियल था, 15 रुपए की लेबर, 30 रुपए का ओवरहेड। ठीक है, अब ये देखो बेटा, अगर इतना, ये पूरा 52 वीक्स का है, अगर ये तीनों 52 वीक्स के हैं, तो 2 वीक का कितना? और उसने कहा है सबको 50% लेना है, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसका 50% करना होगा। है किसी का? 73846 मटेरियल हो गया, 27692 लेबर हो गया, और 55385 ओवरहेड हो गया। 156,922,923। चलो तो ये आ गया, अब आगे पढ़ो जरा। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है फिनिश्ड गुड्स का भी इनके स्टॉक स्टॉक रहता है 1 महीने का। चलो नीचे आ जाओ, तो यहाँ लिखो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पढ़िए क्या लिखा है बेटा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लगना है 1 महीने का।
एक महीने का लगना है। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए, ये बताओ बेटा, जो भी इनका फिनिश्ड गुड्स होगा वो 85 की तो कॉस्ट पे आएगा ना, टोटल कॉस्ट पे ही तो आएगा ना फिनिश गुड्स। तो अब हम ऐसे बोलेंगे, अगर 96,000, अगर 96,000 यूनिट्स बना रहे हैं, एक यूनिट 85 का होता है, और इतना खर्चा होता है 52 वीक्स में, तो 4 वीक का कितना, कितना? 627692। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे दिया है बेटा, ये सब हो गया। अब ये देखो, क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर नहीं चाहिए, पहले ये पढ़ लो, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 2 मंथ, 2 महीने का हम लोग क्रेडिट देते हैं अपने डेटर को। तो यहाँ लिखो डेटर, जब हम 96,000 यूनिट बेचेंगे 85 में, ये 52 वीक्स का है, तो 8 वीक का। अब ये बताओ 85 मैंने क्यों लिखा, क्या उससे समझ में आता है? कैश कॉस्ट 8 वीक कहाँ से आ गया, 2 महीना लिखा था इसलिए 8 वीक हो गया। निकालो जरा, 1255,385, टोटल भी कर लेना, एसेट हो गए खत्म। टोटल करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट ए, तब तक मैं नीचे लिखता हूँ 2335616, सही है। अच्छा, कैश भी है, रुको, कैश भी है बेटा, कितना है बेटा? 50,000। अब बताओ, 2385, एक बार और चेक कर लो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हो। टोटल करंट एसेट 2385, 385। अब लिखो करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में एक तो मिला क्रेडिटर फॉर मटेरियल, 96,000 यूनिट हम लोग बनाते हैं, 40 रुपए में मटेरियल लगता है एक यूनिट पर, और ये लगा 52 वीक का। तो क्रेडिटर कितने के हैं देखो जरा, क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब 4 वीक, कितना आएगा देखो, 295385। आगे देखिए और कुछ है, ये देखो एक और है, एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। ये देखो ये जो लिखा है बेटा, ये ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ 1.5 वीक। ठीक है, 1.5 वीक। तो 1.5 वीक का कितना मतलब हो गया, 1.5 वीक। 1.5 वीक का मतलब कितना हो गया, 1.5 वीक ना। तो वेजेस बकाया रहती हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग, 96,000 यूनिट हम बनाते हैं, और एक यूनिट पे देखो वेजेस कितनी लगती है, 15 रुपए की ना, 15 रुपए की लगती है। और अगर ऐसा होता है 52 वीक में, तो 1.5 वीक का कितना, 41538। देखो क्या पता ओवरहेड भी हो। हाँ ये देखो बेटा, एवरेज टाइम इन लेंथ ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, और ये देखो ओवरहेड का 4 वीक का है। चलो ओवरहेड निकालो, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड
96,000 यूनिट बनाया 30 रुपए के हिसाब से, तो 52 वीक्स का, तो 4 वीक का कितना, टोटल कर लो। टोटल करंट लायबिलिटी बी, और वर्किंग कैपिटल आ जाएगा ए माइनस बी। 558461 माइनस करो, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करिए। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, आगे नेक्स्ट। अब ये देखो क्या उसने बोला है, ये तो एक आंसर हो गया। अब उसने कहा है, अच्छा ये देखो एक चीज यहाँ पे लिखी थी, तुम लोगों ने पूछा भी नहीं। देखो आखिरी में उसने क्लैरिफाई भी किया था ना बेटा। ये देखो क्या लिखा था, फॉर कैलकुलेशन पर्पस 4 वीक में बी टेकन इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। ऐसे तो हम लोगों ने तो लेके निकाल ही दिया ना पहले, जहाँ 15 दिन था उसको 2 वीक ले लिया, ऐसे करके नहीं निकाल लिया। तो उसने नीचे लिखा भी था तो और बढ़िया हो गया। चलो, और ये देखो, और एक बात आती है, कैश कॉस्ट पे मैंने निकाला था, तो क्यों निकाला था बेटा, यहाँ लिखा भी है ना, यूज कैश कॉस्ट बेसिस। अब ये देखो अगली बात, अब यहाँ उस पर निकल रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी बाई ऑल 3 मेथड। चलो निकलते हैं। तो ये था इसका पहला आंसर, 9A का 1। अब क्वेश्चन नंबर 9A का 2। हाँ, अब ये देखो बेटा, चलो बताओ, टंडन कमेटी का मेथड 1 क्या था, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलो अब बताओ, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब वर्किंग कैपिटल ही हो गया, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में दोनों लिखोगे तो बेटर रहेगा। करंट एसेट आया था 2385, 2385 माइनस 1826924। फाइनल आंसर। अच्छा ये गलत है, ये था 558461। अब बताओ ये कितना आएगा, 1370193। मेथड 2, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 2385 का 75% माइनस
558461 1230578। और मेथड 3 था 75% ऑफ करेंट एसेट माइनस 25% ऑफ कोर एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो 75% ऑफ करेंट एसेट ऊपर है अपने पास 2385385 माइनस 25% ऑफ। बेटा कोर एसेट सवाल में दिया है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। कहाँ गया? हाँ ये लिखा है ना, 25% करेंट एसेट के क्या है? कोर एसेट। यहाँ 25 नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें है करंट एसेट में से कोर एसेट माइनस होगा। जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें 25% नहीं था, ठीक है। 25% इस क्वेश्चन की वजह से आया। तो अगर डाउट हो लगे तो ये मिटा देना, 25% मत लिखना, डायरेक्ट लिखो कोर एसेट। और इस क्वेश्चन में बताया है कोर एसेट इतना है, ये अगर लिखा है तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब बताओ 2385385 और माइनस करंट लाइबिलिटी आई थी 558461, बताओ कितना? फाइनल आंसर? सिक्स थ्री फोर टू थ्री टू। क्या चीज? फाइनल आंसर? अच्छा चलो 75% ऑफ। अब ये बताओ 2385385, अब जरा इसका 25% बताओ पहले कितना आएगा? 596346, ठीक है। हाँ छोड़ो 0.25, और माइनस 558461। अब इनको माइनस करो, इसका 75% निकालो, उसमें से माइनस करके बताओ। 783318, ये हुआ आंसर। टोटल करंट एसेट। अच्छा ये टोटल करंट एसेट तुम लोगों ने सही बताया है? ये ऑनलाइन वाले कह रहे हैं यहाँ पे 233 होगा 5385। ये 3 होगा 8 होगा? 8 होगा ना? चेक करो बेटा, तुमने ये तो नहीं छोड़ दिया, यही 3 तो नहीं ऐड किए हैं, ये सारे ऐड करो, ये लोग तो यही बता रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलो तो ये आ गया टंडन कमेटी के हिसाब से कितना बैंक फाइनेंस होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से टोटल करके देखो बेटा, अब आ जाएगा। डन। तो अब ये टंडन कमेटी वाली भी पढ़ाई हो गई। तीन ही फॉर्मूले थे, तीनों आपको। लो एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ, अगर कुछ किस कंसेप्ट में लिखा है बेटा टंडन कमेटी? 12 में।
ये देखो बेटा, तीन चीजें पढ़ा था इसमें। ये ऐसे पढ़ा था ना हमने कि पहला ये इन्होंने बताया था, टंडन कमेटी ने तीन चीजें निकाले, 75% करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, 75% ऑफ करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, या 75% ऑफ करेंट एसेट माइनस कोर एसेट्स और माइनस करेंट लाइबिलिटी। हाँ बेटा, अच्छा ये गलत था। ये बेटा ठीक कर लो तुम लोग भी, जरा आ जाओ कंसेप्ट नंबर 12 में आ जाओ सब बच्चे। देखो ये ब्रैकेट गलत लगा दिया था, इसको ऐसे कर लो जैसे अभी ब्रैकेट लगा है। 75% ऑफ करेंट एसेट माइनस कोर एसेट और माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब चलो लिखो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, अगला हम लोग का कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 14, हेडिंग बनाइए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए कंसेप्ट नंबर 14, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या कोई फॉर्मेट है या नहीं, हम इस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा सब बच्चे जरा स्क्रीन पे देखो। देखो ये एक क्वेश्चन अभी मैं ये करवाऊंगा 6A वाला, ये अभी तक किया नहीं है ना हम लोगों ने? हाँ नहीं किया, ठीक है। देखो 6A करवाऊंगा। अब जरा इसमें देखना इन्होंने पूछा क्या है, देखो ये तो अलग बात है। अब प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टोटल बेसिस, तो इसको तो निकाल ही लोगे, ये यही होता तो मैं होमवर्क देता। अब ये देखो एक चीज पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा होगा प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि कंपनी अगर ऐसे काम कर रही है तो इनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसका एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दो। तो जब ये पूछा जाएगा तो एग्जाम में कैसे बनाओगे? ठीक है, वर्किंग कैपिटल तो लगा ही लोगे, अब ये काम करना है। तो आइए मेन पार्ट ये है, तो मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, पहले ये लगाएंगे फिर ये लगा भी सकते हैं, होमवर्क भी हो सकता है। चलो तो अब लिखो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो सुनो बेटा, अब बताओ क्या अकाउंट्स पढ़ रहे हो तुम लोग? अकाउंट में खाली फॉर्मेट होता है कि जर्नल ऐसे बनेगा, लेजर ऐसे बनेगा, ट्रायल ऐसे बनेगा, एफएम में कोई फॉर्मेट नहीं होता। समझ आया ना? फिर भी मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसी से हम लोग सवाल लगाएंगे, क्योंकि लगाने के लिए कुछ तो चाहिए, एक ऑर्डर, जिससे हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो लिखो, पहले तो लिखवाऊंगा कि कोई फॉर्मेट होता नहीं है, लेकिन हम लोग ये वाला यूज करेंगे। लिखो पॉइंट 1, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड एंड फिक्स्ड फॉर्मेट for profitability statement. However, for this chapter, following format following format can be preferred.
अब सेकंड पॉइंट में यहाँ बनाने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। आज घर जाके स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 जरूर से 2 बार लगाओगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कम से कम 2 बार घर पे लगाना है। एक 6 है, एक अभी और कराएंगे आखिरी में अगर टाइम मिला तो। हो गया? चलो अब आ जाओ, जैसे मैं प्रॉफिट ये बना रहा हूँ वैसे अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉफिट कैसे आता है? सेल माइनस कॉस्ट। सेल माइनस, पहले सेल लिखेंगे फिर कॉस्ट डिटेल में लिखेंगे। सेल हो जाएगा ए, कॉस्ट हो जाएगा बी, ए माइनस बी आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, लिखो अब पहले, सबसे पहले लिखो सेल्स रेवेन्यू, ये हो गया ए आउटर कॉलम में। अब यहां से लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें से माइनस करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है? पहले इसमें आएगा मटेरियल, उसके बाद आएगा वेजेस या लेबर, उसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन, उसके बाद बेटा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इनका जो सम होगा वो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब इसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो बेटा आएगा COGS। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। और जब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट या लॉस। ए का मतलब हो गया सेल, बी का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, आगे बढ़े। चाहो तो ये सब जो हम लोगों ने ऐसे बाहर लिखा ना, ये सब चाहो तो यहाँ इनर कॉलम में लिख के यहाँ टोटल करके इसको बाहर लेके जाए, ए माइनस बी करे प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, अब कोई एक फॉर्मेट नहीं है तो चलो ऐसे बनेगा। अब एक बात पे नोटिस करना बेटा,
जब हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, इधर देखो, जब वर्किंग कैपिटल पढ़ना शुरू किया था, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ध्यान से सुनना। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको कोई ध्यान नहीं देता, प्रॉफिट सब निकाल के आएंगे लेकिन नंबर नहीं मिलता। अब उसमें दिक्कत क्या है, देखो देखो, हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 10 में पढ़ा था कॉस्ट शीट कैसे बनेगी उसमें वर्किंग कैपिटल में। अब ध्यान देना इस बात पे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जुड़ा है, किसमें? और इधर देखो जो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बताओ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़, ये जो वर्क्स कॉस्ट है इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हो? बोलो इसमें, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है? बोलो। नहीं है। और अभी जो बनाए हो उसमें है, ये देखो, अब ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। जब ये लोग लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं, समझ में है ना? तो प्रेजेंटेशन वही रखनी है। देखो बात तो वही है, अगर 10 में से 8 माइनस करना है तो आएगा तो 2 ही। अब ये 8 कहीं भी लिखो, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन लिखो यहाँ चाहे यहाँ, वो तो माइनस होगा तो प्रॉफिट तो वही आएगा ना, लेकिन प्रेजेंटेशन पे काटने पे आ जाएगा तो नंबर काट देगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये चीज़ यहाँ है। इसको हम नीचे लिखवा भी दे रहे हैं, रिवाइज करो तो जैसे दिमाग में आ जाए। लिखो जरा इसी के नीचे, प्लीज नोट दैट एडमिनिस्ट्रेशन cost is taken here as part of cost of production, which was not part of cost of production in cost sheet। कॉस्ट शीट क्या था? कंसेप्ट 10 था क्या? कंसेप्ट 10 जब रिवाइज करोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ये सब समझते चलना है। कंसेप्ट 10 में यही चीज नहीं थी और यहाँ पे है। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन कराने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक पूरा नया पेज ले लो, एक नए पेज से क्वेश्चन करना शुरू करना, उसमें पूरा आपका पेज लग जाएगा। और वैसे लिखोगे तो जब रिवाइज करोगे तो समझ में बढ़िया से आएगा, इसलिए कह रहा हूँ ऐसे करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6A पे सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6A, चलो अब जरा लिखना, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी का नाम है MA लिमिटेड। MA लिमिटेड। ठीक है,
चलो अब लिखो बेटा ऐसे, एक तरफ लिखो पर्टिकुलर्स, एक तरफ लिखोगे ईयर 1 और एक तरफ लिखोगे ईयर 2, और छोटा छोटा लिखना, डेटा ज़्यादा है। एक तरफ लिखोगे ईयर 1, एक तरफ ईयर 2। चलो अब देखो बेटा क्या है, पढ़िए। अब एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ना, जो नहीं समझ में आएगा साथ साथ पूछते हुए। देखो क्या लिखा है, एम ए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। बेटा ये क्या लिखा है, इज कमेंसिंग अ, तो ये शुरू कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? अच्छा इधर देखो, बताओ ओपनिंग स्टॉक होगा, यहाँ होगा। 2 साल का है ना, पहले साल का क्लोजिंग दूसरे का, ये बात ध्यान रखना। ठीक है आगे बढ़ो। आगे कह रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट, कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें ये लोग काम करने जा रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ो। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन असरटेन्ड फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट। कह रहे हैं हर साल ये 12,000 यूनिट बनाएंगे, एनुअल प्रोडक्शन इनका है, और ये फुल कैपेसिटी है। क्या है फुल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है ना, जैसे इसमें उतने बच्चे बैठ जाएं क्लास में कि एक भी बच्चे के बैठने की जगह ना रहे, तो क्या हो गया, फुल कैपेसिटी पे क्लास चल रही है। समझे? अच्छा आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट, जब मटेरियल लगता है 40 रुपए का, मजदूरी लगती है 20 रुपए की, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग खर्चे 6 रुपए के, डेप्रिसिएशन 10 रुपए का, और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन 4 रुपए का। अब एक बात नोटिस करना बेटा, इसका काम है आप लोग को परेशान करना। ये बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, आप मुझसे पूछो सर आप क्लासेस का रेंट कितना देते हो, मैं कह दूँ 100 रुपये स्टूडेंट। अब बताओ रेंट स्टूडेंट के हिसाब से आता है कि टाइम के हिसाब से? टाइम के हिसाब से ना, तो ये भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखो ये कह रहे हैं फिक्स्ड खर्चे जा रहे हैं कैसे, 4 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट। 6 रुपये यूनिट नहीं होगा, ऊपर लिखा है ना 12,000 यूनिट बनाते हैं, तो 12 6 72, वो जा कितना रहा है 72,000। मैनिपुलेट करके आपको बताया जा रहा है कि गड़बड़ कर दो। और जो फिक्स है, तो 72,000 फिक्स रहेगा ना, चाहे 12,000 बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, 6,000 बनाओ। समझ आई बात? इस पे ध्यान रखना, ये 2 बार ये बात है। ठीक है आगे बढ़ो। The selling price per unit is expected to be 96, selling expenses are 5, 80% of which is variable। चलो ठीक है, अभी देखो बार बार वेरिएबल, फिक्स्ड, फिक्स्ड, और यहाँ आ गया 80% वेरिएबल, तो इसका मतलब 20% क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है आगे बढ़ो। अभी देखो कहानी, इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन, इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। अच्छा क्या क्या कह रहे बेटा, पहले साल बनाया 6,000 यूनिट, कितना बनाया और बेचा कितना, तो 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक, वो 1,000 इधर यहाँ का ओपनिंग बनेगा, और 9 और बनाया 10, और 8.5 बेचा, तो 1,500 यहाँ बचेगा। ठीक आगे बढ़ो। अब कहते हैं, अब ये तो वर्किंग कैपिटल के लिए है, अब इससे हमें निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मुझको एक बात बताओ, किस पे बने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, 6,000 9,000 पे बने या 12,000 पे बने? हम्म, सही कह रहे हैं। फिक्स्ड 12,000 पे, और वेरिएबल किस पे, 6 और 9 पे। क्या ये कह रहे हैं जरा बताओ बेटा, इधर देखो, मान लो मैं यहाँ का रेंट देता हूँ 1,00,000 रुपए, तो रेंट तो 1,00,000 जाएगा फिक्स ना। अब मैं कहूँ 1,000 रुपए स्टूडेंट जा रहा है, अगर 100 बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं, तो घुमा के बात तो वही कही ना मैंने, तो वो 100 बैठे चाहे 10 बैठे चाहे मैं अकेले बैठूं, रेंट तो वही जाना है। समझ में? तो जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो किस पे निकलेंगे, फुल कैपेसिटी पे। किस पे?
रेंट कैसे जाता है यहाँ पे? स्क्वायर फीट के हिसाब से, जितने स्क्वायर फीट आप एरिया लोगे उतना जाएगा। आप उसको यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपकी मर्जी। और वेरिएबल वाला किस पे लगेगा? यूटिलाइज्ड कैपेसिटी पे। किस पे? चलो अब शुरू करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। जरा यहाँ देखो, सबसे पहले क्या लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में? सबसे पहले क्या लिखा है? तो हम लोग भी क्या लिखेंगे पहले? सेल। लेकिन पहले यूनिट लिख देते हैं जिससे याद रहे कि गड़बड़ ना हो। तो यहाँ लिखो यूनिट्स, यही ऐसे लिख दो। यहाँ 6000 यूनिट है और यहाँ है 9000 यूनिट का प्रोडक्शन। बात करी जाए अगर सेल की, पहले साल शायद 5000 यूनिट बेचा था और दूसरे साल 8500। सेलिंग प्राइस सवाल में दिया है। सेलिंग प्राइस है 96 है, ऐसे कुछ है। हाँ ये देखो बेटा इस वाली लाइन में सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 96, दिख रहा है? तो अब ये बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 96 का है मल्टीप्लाई कर दें तो सेल नहीं आ जाएगी? सेल्स रेवेन्यू ए 4,80,000, 8,16,000, ये तो आ गई मेरी सेल। अब जैसे मैंने बताया था आपको, अब इसके बाद हेडिंग पड़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वहां तो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनर कॉलम में लिखना, यहाँ इतनी जगह नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ है तो डायरेक्ट यहीं लिखा जाएगा सब। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहले हम लोगों ने लिखा था मटेरियल, 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ रहा है। तो बताओ जब 6000 यूनिट बनाओगे, 6 4 जार 24, 2,40,000 का लगेगा। और जब बनाओगे 9000 तो 9 4 जार 36। फिर लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस एट द रेट ₹20। मैंने मटेरियल कर लिया, ये 20 रुपये यूनिट है, तो जब 6000 बनाएंगे 6 2 जार 12 और 9 2 जार 18। अब आगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, मुझे बताओ जरा, इधर देखो, ये लिखा है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6 रुपये यूनिट। अब ये 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6000 से, 9000 से, 12000 से। 12000 से, ध्यान रखना है इसका। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया 12000 और ये फिक्स रहेगा बेटा, ये हो जाएगा 12000 इंटू 6, कितना आएगा बेटा? 72। चलो आगे बढ़ो। अब बारी आई डेप्रिसिएशन की, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन लेना है कि नहीं लेना? ये देखो इधर क्या लिखा है, तो लेंगे ना फिर। तो ले लो डेप्रिसिएशन को भी। डेप्रिसिएशन, अब सब बच्चे बताओ डेप्रिसिएशन लिखा है कहाँ गया? डेप्रिसिएशन 10 रुपये यूनिट है। अब इधर देखो मेरी तरफ, लगाओ दिमाग। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6000 से, 9000 से, 12000 से। किससे? सही बता रहे हैं, 12 से करेंगे। अरे डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? चलाओ मशीन चाहे मत चलाओ, पुट टू यूज कर दोगे लगना शुरू हो जाएगा, जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा। तो फिक्स हो गया ना। तो अब लगाओ 10 रुपये से मल्टीप्लाई करो, 10 × 12, 1,20,000। आगे बढ़ो। अब ये लिखा है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा 4 रुपये दिया है, बताओ मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? क्यों? फिक्स्ड है। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस
इसको ऐड कर लें तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए जरा सा भी अगर किसी बच्चे को डाउट लगे तो ये जो सेल लिखा है एक लाइन खींच के इसको अलग कर लेना, ये इसमें शामिल नहीं है। इसको तो ए बना के छोड़ दिया ना, अब जब बी आएगा तो ए में से बी घटेगा तब आंसर आएगा। 6 लाख। ये वाला 780। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो अब बताओ इसमें क्या ऐड होता था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोलो कितना है बेटा? फर्स्ट ईयर का 0, सेकंड ईयर का पहले फर्स्ट का क्लोजिंग निकलेगा तब वही सेकंड का ओपनिंग बनेगा ना, तो अभी सेकंड में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आओ नीचे निकालो, यहाँ से ओपनिंग ऐड करने के बाद, ओपनिंग ऐड करने के बाद हाँ क्लोजिंग लेस होगा, चलो लेस करो क्लोजिंग, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। अब 2 मिनट पूरे ध्यान से सुनना, जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना। बताओ बेटा, मुझको बताओ, सब बच्चे देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। बताओ पहले साल कितने यूनिट बनाए हो? तो ये बताओ जब हमको 6 लाख का खर्चा आ रहा है सामान बनाने का, तो ये 6,000 यूनिट का 6 लाख है ना, तो एक यूनिट का 100 रुपया हुआ, हुआ कि नहीं? और 1,000 यूनिट बची है तो 1 लाख का माल बचा हुआ है। यही बात मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कैसे, ये देखो इधर, अब ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 6 लाख, अगर ये 6,000 का यूनिट का है तो 1,000 का कितना, ये है ईयर 1 का, तो कितना आएगा, ये 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, ये 1 लाख आएगा। ठीक है, और ये 1 लाख बेटा यहाँ से लेस करोगे तो 6 में से 1 लेस हो गया, कितना आ गया, 5 लाख। ये आ गया 5 लाख, 5 लाख। अब इधर देखो, फिर लिखना आराम से। अब ये बताओ इधर, सब बच्चे देखो, यहाँ का क्लोजिंग अगले का, तो ये 1 लाख वहां जाएगा, लिखो आप लोग भी। अब यहाँ का क्लोजिंग आएगा, तो यहाँ का क्लोजिंग मैं दिखाता हूँ, यहाँ 1,500 का बचा था, ध्यान है तुम लोग को? 9,000 देखो, 9,000 बना के 8.5 बेचा था, तो 500 तो इसका हो गया, और 1,000 इधर से भी तो बचा था ना, 1,500 हुआ। तो अब उसको यहाँ निकाल दो, यहीं अगर लिख पाऊँ मैं, 8,80,000, नहीं बेटा ये टोटल हुआ ना, 8,80,000 में अगर हमने बनाया कितने यूनिट, 10,000, 9 ये एक पुराना भी तो बचा हुआ है। अरे इधर देखो, मुझको बताओ पहले, सब बच्चे देखो, इसमें इसको जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? या तो इसको मत जोड़ो, तो यहाँ भी यूनिट मत लो। अगर 780 से सवाल लगाना है तो फिर उसको मत लो ओपनिंग स्टॉक, अगर ऐड करोगे तो वो भी लेना पड़ेगा ना। तो 9,000 बनाया, 1,000 पुराना, समझ में आई बात? हाँ, तो अब यहाँ लिखोगे, अगर इसमें बनाया कितने यूनिट, 10,000, तो 1,500 यूनिट का कितना, ईयर 2 का 132, अब प्लस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 748, एक लाइन नीचे लिख दो।
कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें ऐड होगा सेलिंग एक्सपेंस। और सेलिंग एक्सपेंस के दो नेचर उसने बताए हैं, कह रहा है कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है। सब बच्चे एक मिनट देख लो जरा ये वाली लाइन। देखो सेलिंग पे क्या लिखा था, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5 रुपए यूनिट, 80% वेरिएबल। तो 5 रुपए का 80%, 4 रुपए वेरिएबल है, तो 1 रुपया फिक्स है। जो फिक्स है वो 12,000 से मल्टीप्लाई होगा। जो फिक्स है वो 12,000 से, और जो वेरिएबल है वो 4 रुपए के हिसाब से चलेगा। ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज बी। अब मुझको एक बात बताओ, तुम लोग नहीं पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। बताओ मैंने ये 20,000 कहाँ से निकाला और ये 34 कहाँ से निकाला? 5,000 क्यों? हाँ ये भी बात है, ठीक है। सेल्स पे नहीं तो ऐसे हो सकता है ना, देखो इधर 6,000 यूनिट बनाया और 1,000 बच गई स्टॉक में, तो बेचा कितने होगा? 5,000, तो 5 पे ही तो लगेगा। सेलिंग एक्सपेंस किस पे लगता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तुम लोग को और बढ़िया था। चलो अब ए माइनस बी करो, आ गया प्रॉफिट। पहले में तो नुकसान आ रहा है 52 का, दूसरे में प्रॉफिट। हो गया। अभी बताओ, वर्किंग कैपिटल होमवर्क दे दूं? वर्किंग कैपिटल का आंसर लिखो। ईयर 1 का आएगा आंसर, ईयर 1 का आएगा 148,583, और ईयर 2 का आएगा 216,792। हाँ टोटल पे। लिख लिया आंसर? तो ये ट्राई करना। और तुम लोग, यही मैं लिख दे रहा हूँ, क्रेडिटर निकालते टाइम तुम लोग गलती करोगे। क्रेडिटर जब निकालोगे तो उसी में गलत होगा, तो इसलिए ध्यान से लगाना। और क्रेडिटर जैसे निकलेगा वैसा एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर गलती होगी तो क्रेडिटर निकालते टाइम होगी, बाकी तो आ ही जाएगा। चलो अब आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।